आप देख रहे हैं जी सलाम। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में एक आला सतही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कि कई ममालिक के अलावा पहली बार तालिबान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रूस ने इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान को मदऊ किया था, लेकिन अमेरिका ने इस अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात में हिंदुस्तान से नॉन ऑफिशियल तौर पर शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट और दीगर दहशतगर्द तंजीमें पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए सभी को मिलकर अफगान में उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि अफगानिस्तान पूरे खत्ते में अमन और अमान वहां पर कायम हो सके। वजह है कि दूसरा मौका है जब रूस खाना जंगी के जूझ रहे अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इलाकाई ताकतों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये कॉन्फ्रेंस 4 सितंबर को होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में अफगान सरकार के पीछे हटने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। वहीं वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि हिंदुस्तान की हमेशा से यही पॉलिसी रही कि इस तरह की कोशिशें अफगानिस्तान के हक और अफगान सरकार की हिमायत से होनी चाहिए। It was decided by the government of India that our participation will be at the non-official level. Now, beyond this, I really can't get into the details as to why it was at this level. There are a lot of factors which goes into taking a decision. This time, it was the considered decision of the government of India that we will participate. Our policy on Afghanistan, which we have articulated and which has been consistent for quite some time now, that we will be supportive of any process in Afghanistan where Afghanistan is a participant, they are party to that process, and they also have a stake in the process, which means that any process which is Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-driven. और हमारे साथ जुड़ गए हैं कमर आगा साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों की। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कमर आगा साहब, मॉस्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। पहली बार तालिबान ने बराह रास्त बातचीत की है और उसमें शिरकत की है। आखिर रूस ऐसे मुज़ाकरात क्यों मुनक्किद कर रहा है? रूस डायरेक्टली अफेक्टेड है भाई, सीधा उसके ऊपर इफेक्ट है। उसके कई प्रोविंस ऐसे हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, चेचनिया, दागिस्तान और उसके अलावा और कई एक है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रशिया में मुसलमानों की है और वहाँ पे लगातार उनके यहाँ अटैक भी होते रहते हैं अलग अलग ग्रुप्स के वहाँ पे, और उनके बहुत रशियंस मारे गए हैं पिछले 15-20 साल में। मैं पहली बार की बात नहीं कर रहा हूँ जब उन्हीं ने ऑक्युपाई किया था अफगानिस्तान, उसके बाद से तो उनके यहाँ एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि उनका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बगल के देश हैं, 5 सेंट्रल एशियन देश जो है वो इफेक्टेड हैं बढ़ती हुई दहशतगर्दी से, वो भी इफेक्टेड हैं और इसी रीजन से उनके यहाँ जा रही है। उन अफगानिस्तान के वो नेबर हैं, तो इस वजह से रशिया का बहुत बड़ा स्टेक है, सीधा स्टेक है उनका, और वो चाहते हैं कि अमन आए तो उनके यहाँ भी अमन आएगा और उस पूरे रीजन में। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान काफी प्रॉक्सिमिटी में है उनके, इंडिया भी यही चाहता है कि वहां पे अमन शांति बनी रहे। मगर ये देखना है कि क्या तालिबान को पीस टॉक्स में लाके शांति बनी रहेगी, अमन कायम हो पाएगा अफगानिस्तान में, ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की है, क्या अमेरिका के बगैर अफगानिस्तान में क़याम अमन मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका की अलग इनिशिएटिव है। अमेरिकन जो इस वक्त इन्वाय हैं वहाँ पे ज़ुल्म खालिजाद, वो ट्रैवल कर रहे हैं यूएई, अरब देशों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। रशियंस का जो इनिशिएटिव है वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया सेंट्रिक है। तो ये दो अलग इनिशिएटिव चल रहे हैं। ये वो स्टेट्स हैं रशिया जिनसे बात कर रहा है जो सीधे जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं अफगानिस्तान से या इनडायरेक्टली करीब प्रॉक्सिमिटी में है, करीब कुर्बत है, जैसे हिंदुस्तान है या रशिया है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना भी अफेक्टेड है। तो ये वो देश हैं। अमेरिकन इनिशिएटिव जो है वो यूएई, अफगानिस्तान, कतर, बहरीन, इन देशों से वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन तारीख ने देखा है कि, और दुनिया भी जानती है कि गोला बारूद से तालिबान को नहीं जीता जा सकता है। आखिर अफगानिस्तान में अमन के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएंगे तब भी अमन नहीं होगा।
अगर जिस दिन ये अफगानिस्तान की पीस टॉक्स कमजोर बातचीत शुरू होगी, उस वक्त से आप देखिएगा बड़ी तादाद में तालिबान जो है वो आईएसएस को ज्वाइन करने लगेंगे। ये एक आइडियोलॉजी है जो कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ये एक मजहबी मसला है उनका, एक ऐसी चीज पे वो अड़े हुए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन चुकी है और वहां पे आईएसएस भी मौजूद है। अगर उनको जिस दिन वो डेमोक्रेसी में उनका यकीन नहीं है, ये लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप, सेकुलर सेटअप जो वहां पे इस्टेब्लिश करने की बात अमेरिकन कर रहे हैं, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा कहा गया है। इसके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? और यहाँ पर तनकीद भी हो रही है कि तालिबान से बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो एक दहशतगर्द तंजीम है। देखिए, हिंदुस्तान के अभी तक तो कोई बदलाव मुझे नजर नहीं आता। ये उन्हीं ने एक नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा है। मेरा ख्याल ये है कि ये इसको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, असेस करने की, असेसमेंट के लिए भेजा है कि क्या हालात है। इसलिए इग्नोर करना बड़ा मुश्किल था, इसको छोड़ना मुश्किल था। इसलिए सारे पांचों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो इसमें ज्वाइन कर रही हैं। ईरान इसका पार्ट है, रशिया इसका पार्ट है, चाइना इसका पार्ट है। तो इंडिया इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि वो असेस करेंगी, देखेंगी, समझेंगी कि क्या है, क्या पोजीशन है और क्या ये पीस मुश्किल है। इंडिया दोनों पीस इनिशिएटिव के खिलाफ नहीं है, रशियन लेड और अमेरिकन लेड दोनों के खिलाफ नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो कोशिश करेंगे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या कौन कह रहा है। और काबुल के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, क्योंकि काबुल भी जा रहा है उनकी जो हाई पीस काउंसिल है। बिल्कुल, तो आगे देखना ये बहुत खास होगा कि हिंदुस्तान का आगे क्या मौक़िफ़ रहता है इसको लेकर के। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब इस मौजू पर। उधर अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफगान अमन जल्मे खलीलाजाद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा शुरू कर दिया और इस दौरे को वो मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर भी जाएंगे। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक खलीलजाद अफगान हुकूमत के एहलकार और दिलचस्पी रखने वाले दीगर फरीक से मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद तालिबान को अमन मुज़ाकरात के लिए मायल करना है। बयान में कहा गया है कि पायदार अमन के हुसूल के लिए लाजिम है कि तमाम अफगान अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। महकमा खारजा का कहना है कि अक्टूबर में अपने दौरे के दौरान अमेरिकी मंदूब खलीलजाद ने अफगान हुकूमत और तालिबान से मुतालबा किया था कि वह अपनी जानिब से बाइख्तियार मुज़ाकराती टीमें तश्कील दें। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बरसों से खाना जंगी चल रही है, लेकिन कोई पायजाद हल नहीं निकल पा रहा है। शामी अफवाज के इदलीब सूबे के मज़ाफ़ाती इलाकों में किए गए एक बड़े हमले में 22 बागी जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हुकूमती फोर्सेस और बागियों के दरमियान झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ जब बशर असद की हामी फोर्सेस ने बागियों की एक पोजीशन पर कब्जे की कोशिश की। वाज़ेह है कि सितंबर में रूस और तुर्की ने इदलीब के नवाही कस्बों को गैर फौजी इलाका करार देने की एक डील की थी, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक हाल ही के दिनों में बफर जोन में किए गए हमले में हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। आपको बता दें कि इदलीब बागियों के कब्जे वाला आखिरी इलाका है जहां 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 20 से 30 हजार बागियों की तादाद है। रूस और तुर्की के बीच एक हुए मुआहदे के तहत इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन जंग का खतरा अभी भी बना हुआ है। लीबिया में अगले साल मार्च अप्रैल तक इंतखाबात हो सकते हैं और लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची गसान सलामा ने सलामती काउंसिल से बात करते हुए कहा कि लीबिया में सिक्योरिटी के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। राजधानी त्रिपोली अब पूरी तरह सरकारी अफवाज के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि लीबिया के 80% लोग इंतखाबात के लिए तैयार हैं और ख़ासतौर से उन्होंने कहा कि कौमी कॉन्फ्रेंस इस साल के इख्तिताम से कबल और इंतखाबात आइंदा मौसम बहार में मुनक्किद होना चाहिए। और सलामा ने कहा कि जंगी ग्रुपों पर पाबंदी आयद करने की धमकी का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुस्बत असर हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सलामती काउंसिल के पास लीबिया में अमन कायम करने का बेहतर मौका है। आपको बता दें कि कर्नल गद्दाफी की हलाकत के बाद लीबिया खाना जंगी से जूझ रहा है। फिलहाल वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक कौमी हुकूमत काम कर रही है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस को ओहदे से हटा दिया है। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिकी सदर 2016 के सदारती इंतखाबात की जांच कर रहे खुसूसी वकील डेविड मूलर को भी हटा सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर डेमोक्रेट टैक्स अदा करने वालों का पैसा हमारे खिलाफ तहकीकात करने में ज़ाय कर सकते हैं तो इसी तरह उन्हें भी खुफिया मालूमात लीक करने के मामले में उनकी तहकीकात सीनेट में कराने का मजबूर होना पड़ेगा। वहीं डेविड मुलर की हिमायत में सैकड़ों लोगों ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रंप रूस के साथ सांठगांठ को छिपाने के लिए मुलर की तफ्तीशी टीम पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुलर को बर्खास्त किया गया तो ये अमेरिकी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। There was no collusion. It's a whole hoax. This was a thing set up by the Democrats, just like they set up other things. When you look at what's going on in Florida, when you look at what's going on in lots of different locations, the Russian investigation is a hoax. It's a phony hoax. I didn't speak to Russians. The fact is, I was a much better candidate than Hillary Clinton. I worked much harder. I went to the right places. She went to the wrong places because she didn't know what the hell she was doing. I did a great job. I was a great candidate. She was a bad candidate. और अमेरिकी सदर ट्रंप और सीएनएन के रिपोर्टर के बीच तीखी बहस के बाद व्हाइट हाउस ने अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन के चीफ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट जिम एकोस्टा का पास रद्द कर दिया है। ट्रंप और सीएनएन के इस रिपोर्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने इस वाकये का वीडियो ट्वीट किया था और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रिपोर्टर एस्कोक्टा बार बार ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सदर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बीच व्हाइट हाउस की एक स्टाफ एकोस्टा से माइक लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं और इस वाकये का अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस का वीडियो व्हाइट हाउस के वीडियो से थोड़ा अलग है। एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर अब्बा शॉपिरो ने फ्रेम दर फ्रेम वीडियो को दिखाने के बाद पाया कि सीएनएन के रिपोर्टर अकोस्टा का हाथ व्हाइट हाउस की एक स्टाफ को काफी देर से तेजी से टच करता रहा, जबकि एसोसिएटेड प्रेस का फुटेज थोड़ा अलग है। सारा सैंडर्स ने कहा है कि सीएनएन के रिपोर्टर अकोस्टा की मान्यता इसलिए रद्द की गई क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला इंटर्न के ऊपर हाथ रख दिए थे, लेकिन ओरिजिनल वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं। शुमाली कोरिया ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत रद्द कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली ने कहा कि शुमाली कोरिया ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और आला कोरियाई लीडर किम जोंग चोल के बीच इस हफ्ते होने वाली बातचीत रद्द कर दी है, लेकिन दोनों लीडरों के बीच जनवरी के बाद बातचीत हो सकती है। हेली ने कहा कि वो नहीं समझते कि मुज़ाकरात टालने के पीछे कोई बड़ी वजह है, लेकिन ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया अमेरिका पर पाबंदी हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि प्योंगयांग ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि पाबंदी हटाई जाए। आपको बता दें कि पोम्पियो और किम जोंग चोल के बीच जुमेरात को न्यूयॉर्क में बातचीत होनी थी। इससे कबल जून में अमेरिकी सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच सिंगापुर में मुलाकात हुई थी, इसमें कि किम ने जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का वादा किया था। अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे में रूस की हिमायत करने वाले एक रूसी अफसर के अलावा 9 दीगर रूसी इदारों पर नई पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। ज़राए के मुताबिक ट्रेजरी महकमे ने बयान में कहा है कि 3 अफराद और 9 तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई है जो कि हुकूक इंसानी और क्रीमिया इलाके में रूसी मफाद का दिफा कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इन सभी अफराद और तंजीमों की जायदाद जब्त कर ली गई है और अमेरिका के साथ इनके कारोबारी लेन देन पर रोक लगाई गई है। अमेरिकी वजारत खारजा ने भी कहा है कि वो रूस पर मार्च में ब्रिटेन में रूस के साबिक जासूस पर नर्व एजेंट हमले में शामिल होने को लेकर उस पर दूसरे मरहले की पाबंदी लगा सकता है। तिजारती कशीदगी के बीच अमेरिका और चीन की आला सतही बातचीत दोबारा शुरू हो रही है और इस बातचीत में तिजारत से लेकर फौजी मामलात से जुड़े तनाज़े का हल तलाश करने पर जोर दिया जाएगा। ये बातचीत वाशिंगटन में ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अर्जेंटीना में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चीनी हममनसब शी चिनफिंग से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों फरीकैन को उम्मीद है कि मुज़ाकरात से कुछ पेशरफ्त जरूर होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और वज़ीर दिफा जिम मैटिस चीन के आला वफ़द से बातचीत करेंगे, जबकि चीन की तरफ से वज़ीर दिफा वेई फेंग और कम्युनिस्ट पार्टी के आला लीडर
चांग ची मुज़ाकरात में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि चीन और अमेरिका के बीच फिलहाल ट्रेड वॉर चल रहा है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की दरामदात पर टैक्स लगा रखा है। ट्रेड वॉर का चीन की मईशत पर बुरा असर भी दिखने लगा है। जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% रही, जो पिछले 9 साल की सबसे कम है। जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने मुल्क के वजीर खजाना डोंग ये ऑन को बरतरफ कर दिया। इसके अलावा सदारती चीफ ऑफ स्टाफ बराए पॉलिसी जोंग हा सूंग को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी मईशत की रफ्तार मंद पड़ने और बेरोजगारी बढ़ने और इनकम गैप बढ़ने की परेशानियों से जूझ रहा है। सदारती दफ्तर ब्लू हाउस के तर्जुमान के मुताबिक इन दोनों ओहदेदारों को एक दूसरे के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना था। आपको बता दें कि घरेलू सतह पर मईशत को संभालने के मून के तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, इससे उनकी मकबूलियत भी घट रही है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कमीशन और दीगर इमदादी इदारों ने बांग्लादेश और म्यांमार हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को ज़बरदस्ती रखाइन न भेजें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अभी भी रखाइन में हालात साजगार नहीं हैं और रोहिंग्याओं के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात जारी हैं। वाज़ेह है कि बांग्लादेश और म्यांमार हुकूमत के बीच एक समझौते के तहत रोहिंग्याओं का पहला जत्था 15 नवंबर को रखाइन के लिए रवाना किया जाएगा। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में कहा था कि म्यांमार में अब भी रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी जारी है, जबकि म्यांमार हुकूमत लगातार ये दिखा रही है कि वहाँ हालात पूरी तरह से नॉर्मल है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल म्यांमार के रखाइन सूबे में रोहिंग्याओं के खिलाफ भड़के तशद्दुद के बाद 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या भाग करके बांग्लादेश सरहद पर बेहद ख़राब हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक सरफिरे ने चाकू मारकर एक शख्स की जान ले ली और 2 अफराद को जख्मी कर दिया। हालांकि पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी। जख्मी हालत में मुलजिम को अस्पताल ले जाया गया। मकामी मीडिया के फुटेज में एक डील डॉल वाला शख्स लोगों पर हमला करते हुए दिख रहा है। पुलिस सुपरिटेंडेंट डेविड क्लेटर ने इसे दहशतगर्दाना हमला मानने से इनकार नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हमलावर एक ऐसी कार से निकला था जिसमें कि आग लगी हुई थी और इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उस शख्स ने पुलिस को भी धमकाने की कोशिश की और इसके चलते पुलिस ने उस पर गोली चला दी। Shot the male in the chest and he is now in a critical condition. The underguard have cordoned off the area. The MFB have extinguished a vehicle fire. The bomb response unit is now making the scene safe. Police are not looking for any other witnesses or, I beg your pardon, police are not looking for any other offenders at this stage. अमेरिकी पुलिस ने तहक़ीक़ात के बाद कैलिफोर्निया के बार में फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली है। हमलावर के बारे में बताया जाता है कि वो साबिक फौजी था और पुलिस के मुताबिक कैलिफोर्निया के एक बार में फायरिंग करने वाला साबिक फौजी एहलकार आइन डेविड लॉन्ग है, जो कि अफगानिस्तान में जारी जंग में भी खिदमत अंजाम दे चुका है। हुक्काम का कहना है कि 28 साल हमलावर की शिनाख्त उसके फेसबुक अकाउंट पर जारी करदा बयान के बाद हुई, लेकिन इस हवाले से मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। एनी शाहिदीन ने बताया कि हमलावर ने काले रंग के कपड़े और चश्मा पहन रखा था, जिसने कि पहले सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के वाक़े में एक पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद हलाक और 21 लोग जख्मी हो गए, जबकि हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। पहली आलमी जंग के खात्मे के 100 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर रूस, फ्रांस, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में तकरीब का इनेकाद किया गया। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली आलमी जंग में मारे गए फौजियों को खिराज अकीदत पेश की और परेड की सलामी ली। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में सदर मैक्रो ने आलमी जंग में मारे गए अपने फौजियों को खिराज अकीदत पेश की। पेरिस में पहली आलमी जंग की याद में कल एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी शामिल होंगे। वाज़ेह है कि पहली आलमी जंग में बरतानिया और फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए हिंदुस्तानी फौजियों ने कुर्बानी दी थी। भारतीय फौज की कुर्बानी को याद करने के लिए फ्रांस के कैम्ब्राई में फ्रांस सरकार ने एक जंगी मेमोरियल भी बनाया है। सूरज की सतह को छूने के लिए तैयार किया गया नासा का मिशन पार्कर सोलर प्रोब अपने तारीखी सफर पर है और स्पेस क्राफ्ट ने 2,13,200 मील फी घंटे के हिसाब से दूरी तय करके दुनिया के तेज तरीन
मैन मेड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बना लिया है। सूरज की सतह की जानकारी हासिल करने के लिए 3 महीने पहले भेजे गए नासा के पार्कर प्रोब ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस स्पेसक्राफ्ट ने 2,13,200 मील फी घंटे के हिसाब से दूरी तय करके दुनिया के तेज तरीक मैन मेड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाया है। खलाई तारीख में कोई भी स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतने करीब कभी नहीं पहुंच पाया है। पार्कर प्रोब ने कुल दूरी का 6वां हिस्सा तय कर लिया है। अब तक ये सोलर सरफेस से 15 मिलियन किलोमीटर नजदीक तक पहुंच गया है। नासा के मुताबिक ये सोलर प्रोब 2024 तक सूरज के सबसे नजदीक पहुंच जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते पार्कर प्रोब 1976 में छोड़े गए हीलियोस 2 के 26.6 मिलियन माइल फी घंटा की रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सबसे तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट बन गया है। इसने 1,53,454 मील फी घंटा के हीलियस सेंट्रिक वेलोसिटी के दायरे को भी तोड़ दिया है। फिलहाल सोलर रेडिएशन की वजह से पार्कर प्रोब का जमीन से राब्ता खत्म हो गया है। पार्कर प्रोब नासा का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिस पर $1.5 बिलियन का खर्च आया है। अमेरिकी खलाई इदारों को उम्मीद है कि इस मिशन से सूरज के कई राज इंसान को मालूम हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो बेहद खास ये प्रोजेक्ट है नासा का, जी हां, और 2024 तक ये अपना काम करेगा। और इंसान के हौसले बुलंद हो तो माजूरी में उसकी कामयाबी रुकावट, उसकी जो माजूरी है वो उसकी कामयाबी में रुकावट नहीं बनती है। इसी बात को सच कर दिखाया अमेरिका के एरोन फॉरिंघम ने, जो कि पैर से माजूर है लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने 3 आलमी रिकॉर्ड बना दिए। जी हाँ, उन्होंने सबसे ऊंची, सबसे लंबी छलांग लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। आप भी देखिए उनके हौसलों की बुलंद उड़ान। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई। आप रहिए जी सलाम के साथ।